इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2019 के जो बचे हुए सवाल थे 131 से लेके 150 तक आज उसको डिस्कस करेंगे। ये 2019 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे और हम अगले ईयर का क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक। तो इसमें क्या कहता है कि 131 क्वेश्चन पे कह रहा है कि गहरी कार्बन वेधशाला डीसीओ डीसीओ मतलब डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ठीक। पहला दिया है कि यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरा, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो देखिए ये जो है ये वैश्विक अनुसंधान है और इसके माध्यम से क्या होता है कि पृथ्वी पर कार्बन की क्या स्थिति है उसको समझने के लिए, मतलब ये गहरी कार्बन वेधशाला काम करती है, ठीक है। और यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो देखिए ये बात दोनों ही सही है, ठीक। तो अच्छा, ये जो है मतलब क्यों बनाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य ये था कि गहरे भाग जो है, जैसे पृथ्वी का जो गहरा भाग है, गहरा भाग उसमें कार्बन की उपस्थिति कितनी है, उसका प्रवाह क्या है, उसकी भूमिका क्या है, इसको समझने के लिए मतलब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला आंसर तो हमारा सही है। और फिर दिया है कि डीसीओ जो है ये माइक्रोबियल जो इकोसिस्टम है उसको समझने में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बात सही है, डीसीओ का एक महत्वपूर्ण अंग जो है क्या है, तो डीप लाइफ करके एक प्रोग्राम है, ठीक है। क्या है, डीप लाइफ करके, सॉरी, डीप लाइफ करके प्रोग्राम है। उसमें जो है ये माइक्रोबियल उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब अध्ययन किया जाता है, उसको उसका मतलब अवलोकन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा दोनों है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। तो हमारा राइट आंसर बोथ होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से है, स्टॉकहोम सम्मेलन ये जैविक प्रदूषण से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है और क्योटो प्रोटोकॉल जो है जल संरक्षण से है। तो हमको पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है जल संरक्षण से ना होकर के ये किससे संबंधित है, तो ये ग्रीन हाउस गैस से है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल सेफ्टी ये सही है, बायो सेफ्टी स्टॉकहोम वाला भी सही है और मॉन्ट्रियल ओजोन से भी संबंधित है, ठीक। अगर आप लोग सर्च करके बता सकते हैं तो इन सब का ईयर बताइएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें कथन और कारण दिया हुआ है, ठीक। तो इसका देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक। तो कथन में क्या कह रहा है, कथन में कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो ट्रॉपिकल जो कंट्री है वहां पे ये तितलियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो बात तो ठीक है, क्योंकि वहाँ उनके लिए जो सही जलवायु होती है तो इसलिए अधिक पाई जाती है और सबसे ज्यादा विविधता भी यहीं पे है। तो पहला आंसर तो सही है हमारा। और फिर कारण दिया कि तितलियां कम ताप में सह नहीं सकती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है ए और बी दोनों सही है, ठीक है। आयोग ने इसको ऑप्शन ए माना है, मतलब सही है। लेकिन क्या होता है कि कुछ तितलियां जो है ये शीत वाले एरिया में भी पाई जाती हैं, जो टेम्परेट वाला है वहां पे भी पाई जाती हैं। जब
अधिक मात्रा में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है तो वो मतलब जैसे जिस तरीके से छिपकली गायब हो जाती है उसी तरीके से ये निद्रा वाले जोन में चली जाती हैं। लेकिन अब आयोग ने आंसर ए माना है तो हमको भी ए ही मानना होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण की मात्रा क्या होती है। जब एक स्तर से हम दूसरे स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, क्या बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो देखिए बढ़ सकती है या घट सकती है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा एकदम खराब है। अब स्थिर रहती है तो ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती, अब या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो लिंडमैन का नियम पढ़ा होगा उसको याद होगा कि 10% का मतलब जब वो ऊर्जा एक से दूसरे में जाती है तो जो है 10% का नियम लगता है कि मतलब ऊर्जा का क्षय हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ऊर्जा क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा जो है एक दिशी में होता है, मतलब एक दिशा में आगे बढ़ता है। जैसे हर कोशीय स्तर पे कुछ भाग जो है, जैसे कुछ ऊर्जा मेटाबॉलिज्म में खत्म हो जाता है, मतलब उसके पाचन में खत्म हो जाता है। और कुछ क्या होता है, श्वसन में खत्म होता है, कुछ हीट के रूप में खत्म हो जाता है। ठीक, तो कुछ ना कुछ तो खत्म ही हो रहा है ऊर्जा। तो इसलिए ऊर्जा जो है एक स्तर से जब दूसरे स्तर पे जाती है तो वो घटती है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। क्या वह रेड एल्गी है या ब्राउन है, भूरा एल्गी शैवाल या हरा शैवाल या नीला हरा शैवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए जैविक नाइट्रोजन से पूछा है तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी होगा। ठीक है। इसको किस रूप में जानते हैं, तो इसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। क्या, साइनो बैक्टीरिया है। ठीक, एक मिनट, बैक्टीरिया, इसका क्या काम होता है, तो ये जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेती है और वह किस किस में परिवर्तित कर देती है, तो अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया में परिवर्तित कर देती है, फिर जिससे पौधे को नाइट्रोजन मिल जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या किया है कि धुआं, स्मॉग के बारे में पूछा है। धुआं आवश्यक रूप वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। धुआं मतलब किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्या ऑक्सीजन और ओजोन के कारण, या ओजोन तथा नाइट्रोजन के कारण, या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कारण, या नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, क्या जीन संरक्षण है, या पर्यावरण संरक्षण है, या जनसंख्या नियंत्रण है, या प्रदूषण नियंत्रण है। तो देखिए 500 जो पुरस्कार है ये पर्यावरण संरक्षण पे दिया जाता है। ठीक, तो और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये UNEP के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं अच्छा, ये पर्यावरण संरक्षण पे दिया जाता है, लेकिन किसको दिया जाता है, तो या उन व्यक्तियों को दिया जाता है, ये पुरस्कार जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है
जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण पे काम किया होता है, जिन्होंने पर्यावरण एक मिनट पर्यावरण संरक्षण पे काम किया होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें क्या पूछा है। पूछा है कि श्याम वीवर होता है, श्याम वीवर क्या होता है। तो ये ब्लैक होल के बारे में पूछना चाह रहा है। क्या हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक है, या सूर्य पर एक धब्बा है, या अंटार्कटिका की एक जगह, या सिमट गया तारा है। तो ब्लैक होल जो है ये सिमट गया तारा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब किसी विशाल तारे का जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो क्या होता है, विस्फोट के बाद ना उसमें से गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण जो है एक सिमट जाता है, मतलब एकदम करीब हो जाता है, बहुत ज्यादा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इतना ज्यादा होता है कि उसमें मतलब कोई भी चीज जाती है तो वो बाहर नहीं आ पाती है। तो उसमें चाहे लाइट ही क्यों ना हो, कुछ भी बाहर नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता, एक मिनट, जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। क्या गंगा का मैदान, तो ये तो प्लेन एरिया है, यहाँ पे जैव विविधता उतनी नहीं है। ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, या मध्य भारत। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है। मतलब ये जो एसडीजी है, सतत विकास लक्ष्य जो है, इसको इसकी देख रेख मतलब कितना ये काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इन सबको कौन देखता है। तो उसका जो है मूल्यांकन ये नीति आयोग करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नीति आयोग हो जाएगा। ठीक, अच्छा, नीति आयोग का हेड कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लघु उद्योग जो है, लघु उद्योग के लिए बनी निम्न समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो अब इसमें देखिए सबका कालक्रम पूछा है। तो नायक समिति कब बनी थी, तो ये 1991 में बनी थी। ठीक है, तो ये क्यों बनी थी, तो ये लघु उद्योगों को, मतलब लघु उद्योगों को मतलब ऋण देता था। ठीक है, ऋण देने के लिए मतलब सिफारिश किया था। अब आते हैं आबिद कमेटी। आबिद कमेटी कब बनी थी, तो आबिद हुसैन कमेटी 1997 में बनी थी। ये क्यों बनी थी, ये लघु उद्योग के सुधार के लिए बना था। ठीक, लघु उद्योग सुधार और आधुनिकीकरण के लिए बना था। ठीक, और एस एस कोहली कब बनी थी, तो ये बनी थी 2000 में। ठीक है, 1999 से 2000 के बीच में बनी थी ये। इसका क्या काम था, ये वित्तीय सहायता देती थी, वित्तीय सहायता। ठीक, और फिर अब बचता है कार्य समिति। तो कार्य समिति कब बनी थी, तो ये बनी थी 1955 में। इसका क्या काम था, तो ये लघु उद्योग को मतलब लघु उद्योग के विकास के लिए ये पहली समिति है, लघु
उर्दू विकास की पहली समिति। ठीक, अब इसको देखिए हम लगाते हैं, तो इसमें से सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहले हो जाएगा सबसे पुराना देखिए कार्य समिति है, तो देखिए ये हमारा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर है। देखिए सबसे पहले तो कार्य समिति आती है, तो सबसे पहले फोर्थ होगा। ठीक, फोर्थ के बाद क्या होगा, फोर्थ के बाद वन होगा। ठीक, वन के बाद क्या हो जाएगा, वन के बाद होगा सेकंड। ठीक, और सेकंड के बाद क्या होगा, थर्ड। ठीक, तो ये ऐसा किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन आयोग ने इसको सी माना था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम 142 को देखते हैं, तो इसमें क्या था कि सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। तो अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में, तो ये भी गया और ये भी गया। और समन्वित बाल विकास योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट कब हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था। ठीक, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1983 में। ठीक, और फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो ये 2005 में हुआ था। ठीक, तो देखते हैं सी का फोर, तो ये भी खत्म हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। तो आगे के क्वेश्चन में वो बोला है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में क्या कह रहा है, कथन में कह रहा है कि एक मिनट, कथन में कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। ठीक है, तो और कारण में क्या है कि पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो देखिए ये बात दोनों सही है। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि जैसे जब पारिवारिक आय जो है अच्छी होती है, तो महिलाएं जो है काम के लिए बाहर नहीं जाती हैं, खासकर ये देखा गया है ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये सही है। और 2005-06 में जो है मतलब 42% तक मतलब बाहर सब जाती थी, लेकिन ये 2017-18 में क्या हुआ था, ये गिर करके लगभग 23% पे आ चुका है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, और इसका जो है ये क्या सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए भारत में महिलाओं के लिए श्रम भागीदारी में तेजी से गिरावट आई है, तो ये बात सही है। और लेकिन पारिवारिक आय में सुधार और शिक्षा में वृद्धि के कारण श्रम की भागीदारी में गिरावट आई है, तो ये दोनों अपना अलग अलग फैक्ट है। ठीक है, तो ये मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में जो है निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो क्या आ रहा है, क्या घट रहा है, तो उसका क्या कारण है। क्या 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, तो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की, तो ऐसा तो नहीं है। 60 वर्ष से अधिक जनसंख्या है, ये भी नहीं है। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, या 0 से 15 और 60 व अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जो है 15 से 59 वर्ष के लोगों की जनसंख्या अधिक है, और आश्रित जो होते हैं बच्चे और वृद्ध जो हैं, इनकी
अपेक्षितता कम है, इसलिए निर्भरता अनुपात घट रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया 145 पे, तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है भारत में 2030 तक लक्ष्य रखा है, सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। क्या SDG 6 है, SDG 7 है, SDG 8 है या SDG 9 है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है ये किस में है? ये 6 में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्वच्छ जल। ठीक, और फिर SDG 7 में क्या है? तो ये एनर्जी की बात करता है, सस्ती ऊर्जा। ठीक है, और ऊर्जा कैसी हो, वो भी स्वच्छ होनी चाहिए। ठीक, और SDG 8 में क्या कहता है? तो इसमें कहता है कि सभी के लिए कार्य और आर्थिक वृद्धि। ठीक है, तो सभ्य कार्य लिख देती हूँ, सभ्य कार्य। और 9 में क्या है? तो नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो उद्योग और नवाचार। ठीक, अब आप लोग बताइएगा SDG 13 किस बारे में है? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक, तो किसके द्वारा किया गया था? क्या क्लब ऑफ रोम है, या यूनेस्को है, या ब्रटलैंड आयोग है, या एजेंडा 21 है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, क्लब ऑफ रोम। तो ये कब आया था? 1972 में। इसमें क्या किया गया था? तो इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि औद्योगिक उत्पादन, जनसंख्या वृद्धि और संसाधन का क्षय और प्रदूषण, मतलब इन सब के बारे में मतलब बात की गई थी। ठीक, तो अब देखते हैं यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? तो ये जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति इन सब के लिए मतलब अ, कोई संस्था होती है तो उसको संरक्षित करने का कार्य करता है। ठीक है, और ब्रटलैंड आयोग क्या है? तो ये है 1987 में आया था। ठीक है, तो इसने क्या किया था? तो इसने सतत विकास जो होता है उसकी परिभाषा दी थी। ठीक, और जो है एजेंडा 21 क्या है? तो यह रियो अर्थ समिट से संबंधित है। ये कब आया था? 1992 में। ठीक है, रियो अर्थ समिट। ठीक, और ये किससे जुड़ा हुआ है? तो UNCED से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लब ऑफ रोम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिकांश वर्ष के अधिकांश हिस्से में रोज बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? क्या सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए डी हमारा खत्म हो जाता है, कुछ ना कुछ तो कहा जाता होगा। तो जब एक वर्ष के मतलब एक साल है तो उसमें जब अधिकांश समय में व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो समान स्थिति में वह बेरोजगार है। ठीक है, और दैनिक स्थिति में बेरोजगारी क्या है? तो ये प्रतिदिन का लिया जाता है, प्रतिदिन वो कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे प्रतिदिन की बेरोजगारी मापी जाती है। और साप्ताहिक वाले में क्या है? तो ये सप्ताह के हिसाब से देखा जाता है कि वो सप्ताह में उसे कितना काम मिल रहा है,
और रोजगार की स्थिति को मापता है। ठीक, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है कंपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्या कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया, या दो कह रहा है कि इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपनी वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधि में व्यय करना होगा। तो देखिए ये जो है कंपनी अधिनियम, जो कंपनी एक्ट आया था, ये 2014 में नहीं, ये 2013 में था। ठीक है, और किस में अनिवार्य बनाया गया? तो इसकी धारा थी, एक मिनट, धारा 135 में अनिवार्य बनाया गया। ठीक, अब आया दूसरा, क्या बोल रहा है कि इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधि में व्यय करना होगा। तो ये भी गलत है, एक वर्ष में नहीं होगा, इसके अंतर वार्षिक नहीं है, ये 3 वर्ष में है। ठीक है, 3 वर्ष में क्या करना है कि 3 वर्ष के जो औसत शुद्ध लाभ होते हैं उसका कम से कम जो है 2%, 1% नहीं, 2% जो है गतिविधि पर खर्च करना अनिवार्य होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक, तो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि कुलीन जीवन स्तर को मापना। ठीक है, तो इसके 3 घटक बताए थे। 3 घटक में क्या क्या शामिल है? एक है शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, और दूसरा क्या है? दूसरा है औसत आयु, मतलब औसत आयु, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और तीसरा क्या है? तो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर। ठीक है, तो इन्होंने 3 आधार पे मतलब इसको मापा था। ठीक, अब देखते हैं UNDP, इसका क्या काम है? इसका काम है HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को विकसित करना। ठीक, तो क्या है? HDI को विकसित करना। और ये महबूब उल हक, ये किससे संबंधित है? तो ये इनको जनक कहा जाता है। जनक किसको, किसका कहा जाता है? तो HDI का। ठीक, आप लोग ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बता सकते हैं कि किस स्थान पे क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 150 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसमें क्या है कि भारत का वैश्विक सूचकांक जो है कितना है? 2017 में क्या स्थान था? तो 2017 में शायद 100 रहा होगा, लेकिन हमको 2017 का नहीं, हमें अभी का याद रखना है। तो 2024 में, 2025 का तो आया नहीं अभी, 2024 में क्या था? तो 105। ठीक है, और कितने देशों में से था? तो 127 देशों में से 105 था। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसको याद रखना है कि
ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत का 105वां स्थान है। तो हमारा जो है 2019 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन मतलब समाप्त हो चुका है जीएस का। अब हम 2020 का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग जाके